अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका लिटन रोड में एक ड्रामाई अंदाज में डकैती की एक बड़ी वारदात हुई, जिसमें मुलव्विस मुल्जमान को पुलिस ने चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात के पीछे असल कहानी है क्या? ये वारदात में कौन कौन मुलव्विस था? ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखकर तमाम लोग दंग रह जाएंगे। वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका लिटन रोड की हदूद में एक अनोखी वारदात होती है, जिसमें दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार डाकू एक शख्स से 50 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना लूट कर फरार हो जाते हैं। वो पुलिस को इतला देता है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, तफ्तीश का आगाज करती है, बाददा मुल्जमान भी गिरफ्तार कर लेती है। वो मुल्जमान कौन थे? ये अनोखी और ड्रामाई डकैती किस तरह से हुई? ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लिटन रोड राना माजिद साहब। उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह से ये डाकुओं का ग्रोह इन्होंने गिरफ्तार किया और इस वारदात में मुलव्विस कौन निकला। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, ये एक वारदात और वो भी दिन दिहाड़े 3:30 बजे के करीब दोपहर को लिटन रोड का इलाका LOS के करीब हो जाती है। क्या इतला मिलती है? मौका पर जाते हैं, तफ्तीश कहाँ से शुरू करते हैं? असल हकायक क्या हैं? तफसीली तौर पर आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये 15 पे कॉल रिसीव होती है कि 2 कस जो है नामालूम मुझसे गन पॉइंट पे जेवरात छीन कर फरार हैं। ठीक है, ये जेवरात किन साहब के थे? ये जेवरात सुहेल नामी बंदा होता है, जूलर है, ये उसके जेवरात थे और जो लेके आने वाला है वो उसका ज़ाती मुलाजिम था, इरफान। ठीक है, वो लेके आता है। ठीक है। 15 की इतला के बाद आप मौका पर चले जाते हैं? जी, जब कॉल होती है तो हम वकूआ की इतला पाकर जाए वकूआ पर पहुंचते हैं, तो सारा जायज़ा लिया जाता है जाए वकूआ का, इर्द गिर्द से चेक किया जाता है, कोई CCTV फुटेज, कोई किसी किस्म की। दरअसल वो जो जगह थी वो ऐसी थी कि उसके आसपास कहीं पर भी CCTV कैमरा नहीं था, मौजूद नहीं था। ठीक है, जहाँ पर वारदात होती है। तो ये जिस बंदे के साथ ये सारा इंसिडेंट बयानी होता है उसको हम पूछते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। इरफान जो है ठीक है, इरफान से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनके हुलियाजात कैसे थे, कैसी बाइक थी, किस तरह कैसे सारा इंसिडेंट हुआ, वो सारी डिटेल हमें बताता है। लेकिन साथ साथ उसका जो रंग था ना वो उड़ा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि अपने आप पे वो जो है ना वो कंट्रोल रखे। ठीक है, तो ये आपको उस पे शुबा गुजरता है देखते ही मैंने जब देखा उसकी तरफ तो मुझे आइडिया हुआ कि ये मामला कुछ और है, ये वारदात जो है ना ये प्लांटेड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इतने श्योर कैसे हो गए आप? चूंकि तजर्बा है, OCU का भी तजर्बा है। सही है। तो सारी मेरी वर्किंग ही क्राइम पे है। सही है। तो ये चीज़ें जो है ना ये फिर पता चल जाता है कि ये जेन्युइन इंसिडेंट है या ये प्लांट किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही उससे सारी गुफ्तगू होती है, उससे इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो दूर जाके CCTV कैमरा जात लगे होते हैं, उसमें जो हुलियाजात उसने बयान किए होते हैं उसके मुताबिक हम देखते हैं और टाइम को हम मद्देनजर रखते हुए चेक करते हैं। तो 2 कस जो होते हैं वो बिल्कुल गुजरते हैं जिस तरह ये बयानी है और उसी तरह के हुलिये की उनको ट्रैक। ये बयानिया जो FIR में लिखा गया उसमें लिखा गया है कि शलवार कमीज पहनी हुई है, 19-20 साल उम्र है। जी बिल्कुल। और कद वो 5 फुट के करीब बताए गए हैं जो हुलिया इसने बताया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। लेकिन एज जो है, एज आई थिंक इनकी जो है वो 25 से अबव है। ठीक है, लेकिन कैमरों पे आप देखते हैं वही हुलिये के लड़के गुजरते हैं, वही हुलिये के हल्का सा एक क्लू मिलता है, फिर हम उसी पे वर्किंग करते हैं, CCTV कैमरा जा चेक करते हैं और इसके साथ साथ हम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी मदद से भी, चूँकि ये चीज़ें जो इंसिडेंट था वो खुद बता रहा था कि ये प्लांटेड है,
सही है। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस केस पे वर्किंग कर रहे थे। ठीक है। तो जैसे ये चीजें हम बाइक को ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद इसको बुलाया जाता है। ये जो इरफान होता है, ये सुहेल का जाती मुलाजिम होता है। अच्छा, मुद्दई मुकदमा कौन बनता है? मुद्दई मुकदमा जो उसका मालिक है सुहेल, अच्छा वो बनता है, वो बनता है उसकी मदईयत में। ठीक है। आपको शुबा होता है तो आप मुद्दई मुकदमा से बात करते हैं उस इरफान के हवाले से? मुद्दई मुकदमा से मेरी बात होती है, उससे पूछा जाता है कि आप ये बताएं ये कब से आपके पास है मुलाजिम। तो वो बयान करते हैं कि ये अरसा 10-12 साल से मेरे पास मुलाजमत कर रहा है और मेरा बड़ा बातमाद बनना है। अच्छा, एतमाद वाला? एतमाद वाला है। अच्छा। तो जब ये बातें सुनते हैं मुद्दई की, तो उसके तो वहम गुमान में भी नहीं ये बात कि ये काम कर सकता है। फिर हम इस पे जो वर्किंग करते हैं, इसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इसकी नकलो हरकत पे नजर रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाइक जो थी, बाइक इसके कजन के नाम पे थी, वो सारी चीजें एविडेंस, उसका नंबर भी ट्रेस हो जाता है? नंबर ट्रेस हो जाता है। अच्छा। लोकल कैमरा जात और सेफ सिटी कैमरा जात की मदद से उनको दोनों की फुटेजेस को देखते हुए नेक्स्ट डे जब बुलाया जाता है इसको, तो जब इससे इन चीज़ों की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो ये इकरार करता है अपने जुर्म का। ये अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। नहीं, फौरी कर लेता है कि पूरा टाइम लगता है? नहीं, टाइम लगता है ना। हाँ, वो कैसे? आप पहले जब उससे कहते हैं कि जब शक आपको पूरा होना शुरू हो जाता है, जब उसको बुलाया जाता है तो वो थोड़ा सा जैसे इंसान बुझा सा नहीं होता और मध्यम सा उसके औसान खता होते हैं और वो हर चीज पे ना वो पैनिक हो रहा होता है। तो इन चीजों को देख के फिर उससे सवाल जवाब किए कि ये बताओ ये बाइक किसकी है, ये इसका तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। तो जब वो मेरे सवालात के जवाब नहीं दे पाता, तो फिर वो कहता है कि गलती हो गई है, मैं इस तरह ये मेरा कज़न है फैसल अयूब, और उसको और उसका दोस्त है आसिफ। अच्छा। इन दोनों को मैंने साथ मिला के ये वारदात प्लान की थी। ये इंसिडेंट हमने, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, मैंने किसी का कर्जा देना था तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं लालच में आ गया था, तो मैंने ये काम किया। ये वारदात के कितने रोज ये पे जुर्म कर लेता है? ये वारदात के नेक्स्ट डे इन पे जुर्म करवा लिया? नेक्स्ट डे। तो वो अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ते हैं? उसके बाद जो अगले मुल्ज़िमान हैं वो फिर हमें उन तक लेके जाता है उससे नेक्स्ट डे, क्योंकि वो आगे पीछे होते हैं, चूँकि उन्हें पता चल गया होता है कि ये इस तरह पुलिस ने इसको बुलाया हुआ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो जो दोनों मुल्ज़िमान हैं वो इसके साथ मतलब व्हाट्सएप पे रास्ते में थे और इसकी सारी नकलो हरकत उनके इल्म में थी, ये कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, और पुलिस इसके साथ एंगेज है। वो जाहिर सी बातें बता के ही आया होगा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जी सही है। तो वो फिर हमने इसके घर के बाहर हम फिर रैकी लगा लेते हैं। ठीक है। कहाँ पे होता है घर? ये इसका घर बकर मंडी वाली साइड पे होता है। ठीक है। वहाँ मोहल्ले में जाके हम हुलिया बेस बदल के हम रैकी करते हैं। तो ये जब आता है ये अपने लेफ्ट राइट जैसे कौन आता है? ये फैसल जो दूसरा इसका कजन है। ठीक है, इरफान का। जब वो आता है तो वो बड़ा कॉन्शियस होके चल रहा होता है, कभी इधर देख उधर देख, तो हम चुकन्ना होके जब हम उसे पकड़ लेते हैं तो वो फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फिर वो जेवर बरामद करवाता है, साथ फिर वो दूसरे बंदे का, चूँकि इरफान को उसके दोस्त का नहीं था पता कि जो इसके साथ है वो अरेंज फैसल नहीं किया हुआ था अपना दोस्त आसिफ। अच्छा। तो इरफान नहीं जानता? इरफान उसे नहीं जानता। ठीक है। ये आसिफ ने किया हुआ था? जी बिल्कुल। अच्छा। फैसल ने किया हुआ था अरेंज आसिफ को। ठीक है जी। उसके बाद ये इरफान उसे नहीं जानता होता और इन्होंने बड़ी
मक्कारी के साथ और बड़े क्या कहते हैं होशियारी के साथ इन्होंने इस इरफान ने क्या किया है, इरफान ने साथ ही अपना फ़ोन बेच दिया। वो फ़ोन जब सोना लेके गए हैं तो तब साथ वो फ़ोन भी ले गए हैं। अच्छा। तो जब उसकी लोकेशन चेक की जाती है तो वो भी उसी साइड की, बकर मंडी साइड की आती है। अच्छा, ऑफ नहीं करते उसे, ऑन को ही ले जाते हैं? वो ऑन रखते हैं, कभी ऑफ कर देते हैं, कभी ऑन करते हैं। उसकी ट्रैकिंग की जाती है और उस पे वर्किंग की जाती है, लेकिन वो फिर फोन बंद हो जाता है। अच्छा, वो मिल नहीं पाता। अच्छा, उसकी भी लोकेशन बकर मंडी की आ रही है? उसकी भी लोकेशन, इरफान की रिहाइश भी बकर मंडी है। हाँ, और इसके कजन फैसल की भी रिहाइश बकर मंडी। इरफान की रिहाइश जो है वो समनाबाद है। अच्छा। पक्की टट्टी वाली साइड, और फैसल की उधर की है। ठीक है, बकर मंडी वाली साइड की। ठीक है। तो वो फिर जब हम उस पे वर्किंग करते हैं वो फोन बंद हो जाता है, तो उससे तो कोई क्लू नहीं फिर मिलता, क्योंकि वो छोटे छोटे गलियां हैं और गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे टेक्निकल वर्क करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही थी। सही है। तो दूसरी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया, उस हिसाब से जब हमने उस साइड से वर्किंग की तो ये चीज़ श्योर होगी। वो उसने इंकशाफ किया, फिर उस पे उसने कज़न अपने को पकड़वाया, वो सारी चीज़ें जेवर बरामद हुआ। जैसे आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आजकल का जदीद दौर है जहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी का जिक्र आता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम करती है पुलिस? जी जी बिल्कुल करती है। कितना किरदार है ह्यूमन इंटेलिजेंस का? ये तो बड़ा बुनियादी किरदार है पुलिस अभी वर्क में, जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल सबसे अहम चीज यही समझी जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर आप इस ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से अब चूंकि ये हमारी नज़र में सस्पेक्ट हो जाता है, मुश्तबा हो जाता है ये जो इरफान होता है, फिर हम इस पे कड़ी नज़र रखते हैं। इसकी जो मोमेंट है, जब ये कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस से जब ये घर चला जाता है, तो फिर भी हम इस पे नज़र रखने के लिए अपने जो कांस्टेबलान हैं उनको डिप्यूट करते हैं। ठीक है, पार्चात में। ठीक है, कि इस पर नजर रखें, इसकी नकलो हरकत क्या है, किधर जा रहा है, क्या है, ये किधर जा रहा है, किधर आ रहा है। ठीक है। तो जब वो अपने घर आगे से रिपोर्ट क्या देते हैं, वो बताते हैं कि ये जब थाने से गया है, इधर से पुलिस स्टेशन से, और घर गया है, और ये बड़ा एक सहमा हुआ और जैसे डरा डरा सा है। तो इस सिचुएशन में है, घर जाता है, थोड़ी देर बाद अपनी मिसेस को साथ लेके फिर निकल जाता है। वो इसका पीछा करते हैं, वो उसी साइड को जाता है, बकर मंडी वाली साइड। तो ये सारी चीजें जो थी ना, ये कड़ियाँ थी बेसिकली, जो मिल रही थी आपस में। ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट डे वो इंकशाफ करता है, तो वो फिर सारी चीजें वहां से ही मिलती हैं। अच्छा, अब ये सोना किसके पास जाता है जब ये डकैती वारदात कर लेते हैं मिली भगत के साथ? वो उसके साथ सोना कौन लेकर जाता है? सोना जब वारदात ये करके चले जाते हैं, सोना फैसल के पास होता है। फैसल के पास होता है? फैसल के दोस्त के पास नहीं कुछ होता? नहीं, उसके पास नहीं, इसके पास ही होता है। अच्छा। वो फरार हो जाता है, उसे पता चल जाता है, क्योंकि दोनों का मोहल्ला एक है। ठीक है, कासिम को रिपोर्ट मिल जाती है। हाँ। अच्छा, आप राब्ता करवाते हैं वैसे फैसल कासिम के साथ? फैसल का हम राब्ता बिल्कुल उससे, उसके दोस्त के साथ करवाते हैं, लेकिन वो उसे पता चल चुका होता है। अच्छा। कि ये तो पुलिस कस्टडी में है, तो ये इसलिए मुझे कॉलिंग करवा रहा है। तो वो 1-2 दफ़ा फ़ोन अटेंड करता है, बाद में वो अपना फ़ोन ऑफ कर देता है। अच्छा। जब उसको चेक किया जाता है तो वो फैसलाबाद लाहौर से आउट हो जाता है। कौन आउट होता है? जो इसका दोस्त है, तीसरा साथी जो है। ठीक है, वो निकल जाता है। वो निकल जाता है। ठीक है, उसे पता लग जाता है कि पकड़े गए, ये पकड़े गए हैं। ठीक है, वो फरार हो जाता है। अब जो फैसल है वो फिर रिकवरी करवाता है? फैसल रिकवरी करवाते हैं। कहाँ पे छुपाई होती है इसमें? ये इसने अपने घर में छुपाई होती है। अच्छा, बकर मंडी अपने घर से ये रिकवर करवाता है। और जितना सोना था, 13 तोले के करीब सोना था, सारे का सारा रिकवर होता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% रिकवरी हुई है। अच्छा। और इसने छुपाया हुआ था, बना हुआ सोना था, कोई ईंटें नहीं, ये थी लेडीज रिंग्स। अच्छा, रिंग्स थी? ये 50 रिंग्स थी। 50 रिंग्स? जी। अच्छा। और ये पैकेटों में पैक थी।
ठीक है। तो ये इसने कुछ एक जगह पे रखी हुई थी, कुछ एक जगह पे, इस तरह करके इसने ना स्टेप बाय स्टेप कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो इतनी बरामद करवा दूं, इतनी मैं अच्छा, खा सकूं। वो भी प्लानिंग थी? वो भी अच्छा, इसकी वो planning। प्लानिंग किस तरह से की हुई थी इसने, और वो कैसे आपने फिर रिकवरी की, सारी रिकवरी उसमें फिर हमने मुद्दई मुकदमा से जो मालिक था इरफान का, सुहेल, उससे हमने तफसील हासिल की। उन्होंने हमें इसके सारी वो तफसील प्रोवाइड की। उन्होंने बताया कि ये इस तरह वेट हुआ है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन है, तो ये मेरा जो सामान गया है वो इतना है। तो फिर उसी को मद्देनजर रख के हमने फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर इससे हमने वो बरामदगी की सारी। आपको सुहेल ने सारा कुछ बता दिया कि इतनी इतनी चीजें? जी जी, सुहेल ने सारी हमें बताया के वजन करके भेजी है। इतना। ये मुंतकिल कहाँ पे हो रही थी चीजें? धोबी मंडी से किधर जा रही थी? धोबी मंडी से जानी थी पक्की ठट्ठी शमनाबाद। दुकान है उनकी? दुकान है उधर, सुहेल की ज्वेलरी की दुकान है, शॉप है। अच्छा, ये वहाँ पे लेके जा रहे हैं। धोबी मंडी से बन के उधर जा रही थी? जी बिल्कुल। ठीक है, उसने बता दिया कि इतना वजन है। बिल्कुल। फिर रिकवरी कैसे पूरी की आपने? जैसे बताया कि मुलजिम फैसल जो है वो बड़ा होशियार चालाक है, उसने मुख्तलिफ खानों में रखी हुई थी रिंग्स, तो इकट्ठी कैसे की सारी रिंग्स? पहले कितनी रिकवर करवाई उसने? पहले 20 करवाई हैं। अच्छा, क्या कहता है यही है? कहता है जी यही है। अच्छा, फिर 20 करवाई हैं। फिर रिवायती कोई तफ्तीश की उससे, क्या किया? नहीं, अब जो दौर है वो रिवायती तफ्तीश वाला तो है नहीं। अच्छा, सही है। ठीक है, अब तफ्तीश होती है टेक्निकल, चूंकि हमारे पास इस चीज के प्रूफ थे कि कितना कि ये गोल्ड कितना है। ठीक है, तो हमारा फोकस यही था कि ये मुद्दई मुकदमा की जो रिकवरी है वो सारी हम इससे रिकवर करें। कहाँ पे छुपाई हुई थी? अपने घर के कौन से खानों में? इसने जो घर में लकड़ी की अलमारी बनी हुई थी, उसके जो दराज थे, दराजों के अंदर खुफिया दराज थे। अच्छा। एक तो 20 इसने उधर से खुद ही दे दी कि ये पड़ी हुई हैं, और 20 जब तलाशी ली तो वहां से निकली। ठीक है। फिर 10 जो थी, एक लेडीज बैग था, और बैग के अंदर जो है वो छुपा के और उसको एक कोने में, चूँकि अलमारी बहुत बड़ी थी लकड़ी की, तो उसमें काफ़ी वो बॉक्सेस बने हुए थे, खाने जिनको आप कहते हैं। हाँ जी, सही है। तो वहाँ पे एक कॉर्नर में फिर वो वहाँ से हमने वो पूरी बरामद की। मुख्तलिफ हिस्सों में इसने रखी हुई। जी, ठीक है, कि कुछ ना कुछ अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ तो बच जाए। ठीक है, लेकिन 100% रिकवरी कर 100% रिकवरी। अच्छा, रिकवरी करके आप ले आए इनको पुलिस स्टेशन? रिकवरी हमने कर ली। ये जब वो पहले जब 20 लिए हैं, हमने इनकी गिरफ्तारी डाल के रिमांड लिया। दौरान रिमांड फिर हम इनसे रिकवर करते रहे। अच्छा, हमें फिर टाइम मिल गया है प्रॉपर, फिर हमने वो सारा, इसके कोलोफेल में भी तजाद था, वो सारी चीजें। बयानात क्या थे? एक तो इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया, इरफान का आपने सुनाया, और इरफान ने बताया कि हालात खराब थे, मैंने कोई पैसे देने थे, ये वो। फिर इन्होंने प्लानिंग किस तरह से की, किस तरह से ये सारा मंसूबा तैयार किया गया, और कितने कितने फीसद इनका हिस्सा बनना था, कैसे इन्होंने आपस में बांटना था उसे, क्या तरीकाकार था ये? जब इन्होंने प्लानिंग की है बकौल इरफान के कि जो हमें माले गनीमत मिलेगा तो उसको हम 50% मेरा होगा, 50% आपका और आपके साथी का होगा, फैसल। ठीक है, इरफान का ज्यादा हिस्सा इसमें था। जी ठीक है, 50% उसने रखना था, और 25-25 फैसल का और फैसल के साथी आसिफ का। अच्छा, आसिफ का था जी। ठीक है, और कैसे मिला उससे जाकर, कहाँ पर मिला, कैसे फिर प्लानिंग हुई, किस तरह? पहले भी अटेम्प्ट की गई वारदात की कि उसी दिन ही पहली बार की गई? नहीं, ये इन्होंने पहली दफा ही की है, लेकिन ये चूंकि आपस में फैसल और ये इरफान ये कज़न है, तो इनकी बॉन्डिंग थी आपस में, हर तरह की बात कर लेते थे। तो ये इरफान ने उसके साथ ये अपना प्लान शेयर किया कि यार अगर हम इस तरह करें तो मेरे जो कर्जे हैं वो भी उतर जाएंगे और आपको भी अच्छी अमाउंट मिल जाएगी।
और आप जो है वो अपनी सवारी बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, तो क्या कहते हैं। तो फिर वो उसने कहा चलो मैं ना सोच के आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि सोचने का टाइम नहीं है अभी, मैंने जाना है, मैंने माल लेने जाना है, तो आप बस ना किसी को साथ दो या खुद आ जाओ, जैसे भी है तो आप रेडी रहो। उसने फिर उसका जो मोहल्लेदार था, उसका लंगोटिया था आसिफ, उसने फिर उससे उसको कैसे एंगेज किया इसने? फैसल ने उसको कायल किया, उसके साथ अपना ये सारा मंसूबा शेयर किया है, तो वो इसके साथ फिर वो भी इन्वॉल्व हुआ है इस मामले में। ठीक है। ये कोई पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है? कौन लोग हैं? नहीं, ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है, ये इनका पहला ही ये जुर्म था। जो कोई मजीद आपने तफ्तीश की? कोई हो सकता है हर हवाले से इन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से, क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से, जो पुलिस की एप्स हैं आईटी की, उनसे, तो और कोई इनका रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है। था इनका पेमेंट। अच्छा ठीक है। इरफान जो है वो तो इसके पास मुलाजमत करता था, जिसके उसने वारदात की सुहेल के पास। जी। फैसल क्या करता था? फैसल इसका कजन है। इसकी क्या एज है? ये इसकी ये 28 से 30 के दरमियान शादीशुदा है? शादीशुदा है। इरफान भी शादीशुदा है? इरफान भी शादीशुदा है। और आसिफ भी शादीशुदा है। वो भी 28 से 30 साल के इतनी दरमियान? ये हम एज हैं। अच्छा, एज फेलो है। एज फेलो है। इरफान का लिंक नहीं था आसिम के साथ कोई? इरफान का डायरेक्ट आसिफ के साथ कोई लिंक नहीं था। ठीक है। आसिम फिर फरार होने में कामयाब हो गया? वो अभी तक फरार है? वो अभी तक फरार है। वो जब उसे पता चल गया, चूंकि फैसल की और इसकी जो थी रहाइश ये करीब थी, तो जब उसे पता चला कि ये अरेस्ट हो गया फैसल, तो वो फिर वो छुप गया। ठीक है। राना साहब, अब रिकवरी हो चुकी है 100%, आप ले आए हैं मुल्जमान को। अब रिकवरी जब मालिक के हवाले की गई, जी, पहले मालिक के क्या बयानात थे जब उसके साथ वारदात होती है, और बाद में जब रिकवरी मिलती है तो क्या उसका खुशी का आलम होगा? क्या कहता था मतलब? जी बिल्कुल। जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ है तो उसने कहा जी मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को है, मुझे उम्मीद है आप मेरी रिकवरी करवाएंगे, और अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया। हमने उसकी जितनी भी रिकवरी थी 100% वो करवाई है। जब वो अरेस्ट हो गए हैं, पकड़े गए हैं, तो उन्हें हमने जेल भेज दिया है। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो उस मालिक के दिल में उनके लिए नरमी आ गई। जो बंदे जेल भिजवाए थे, फिर वो उन्होंने उनकी जो जमानतें हैं वो भी बयान दे के करवा दी। जमानतें करवा दी? इतनी जल्दी? भी करवा दी। अभी फौरी करवा दी? बिल्कुल नहीं, पुलिस इतनी मेहनत के साथ काम करती है, ये वारदातों के बाद एक प्रेशर होता है, आला हुकाम भी पूछते हैं, ऊपर आपके अफसरान हैं। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी इन मुल्जमान की जमानतें कैसे हो जाती हैं? ये देखें ना, इस वारदात का CCPO साहब लाहौर, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब सिविल लाइंस और सर्कल DSP साहब, सारे सीनियर ऑफिसर्स ने इसका नोटिस लिया हुआ था और उनकी निगरानी में हम वर्किंग कर रहे थे। तो जब ये सारा हो गया, अफसरान की तरफ से शाबाश भी मिली। होता दरअसल ये कि ये लोग जब चीज़ें बरामदगियाँ हो जाती हैं, रिकवरियाँ हो जाती हैं, तो बाद में जो मुद्दई मुकदमा होते हैं वो कहते हैं जी अब हमारा तो मकसद पूरा हो गया, हमारी चीज़ हमें मिल गई, हम इसके अगर नहीं ये लोगों के हक में बयान देंगे, ये कल को हमारी दुश्मनी ना पड़ जाए, वो डर जाते हैं, फिर वो इस तरह करके तो ठीक करते हैं माजिद साहब, आपके ख्याल से ये बिल्कुल ये गलत है। देखें, अगर एक जुर्म सरजद हुआ है तो उसको पुलिस ने उस बंदे को जिसने जुर्म किया है उसको पकड़ती है, बड़ी मेहनत के साथ अपने वसाइल का इस्तेमाल करती है, उस पर अपना टाइम सर्व करती है, पकड़ के उसको जेल भिजवाती है। उसके बाद कोर्ट्स में उसके केसेस चलते हैं। बाद में क्या होता है, मुद्दई जाता है खामोशी से कोर्ट में जो है एक बयान दे देता है जी कि मैं इसे माफ़ कर देता हूँ या ये मेरा मुजरम नहीं है। तो ये चीज़ें फिर वो माशरे में ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है, वो बजाय इसके कि वो इससे सबक सीखें
ये अब तो वो इनके साथ भी, इन्हें भी मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों को भी, क्योंकि उन्होंने 50 लाख से जायद की एक वारदात की, डकैती की, और पकड़े गए और चंद दिन बाद ही मालिक की जानिब से उन्हें माफ कर दिया गया। अब तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मजीद क्राइम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। क्या अदालत की स्वाबदीद नहीं होती कि वो उन्हें रोक सके, या पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई करे कि मुद्दई मुकदमा का इख्तियार खत्म हो जाए? ऐसा कोई कानून में कोई चीज नहीं है मौजूद? नहीं, ऐसा तो ऐसे कुछ भी नहीं है इन केसेस में। चूंकि मुद्दई मुकदमा जो है वो ही विटनेस है, वो जाके जब एक मुकदमा स्टैंड ही उस बंदे पे कर रहा है जो उसका मुद्दई है, वो जाके इनकारी हो जाता है जज साहब के सामने, या वो अदालत में कोर्ट में जाके वो बयान दे देता है कि इसको छोड़ दें या आप बेल ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस ने तो अपना फ़र्ज अदा किया है, जिसने जुर्म किया उसको पकड़ा, उस पर साबित किया, उसको जेल भेज दिया और केस जो है कोर्ट में रेफर कर दिया। अब वो कोर्ट में उसका केस चलता है, वहाँ पे ही वो मुद्दई मुकदमा जो है वो मुल्ज़िम के हक़ में या उसके अगेंस्ट जो भी वो सूरत हाल होती है वो कोर्ट में ही चलती है प्रोसीडिंग। उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं। पुलिस जो है वो अपना फर्ज पूरा कर चुकी होती है। सही है। मुद्दई मुकदमा से कोई बात हुई? आपने पूछा कि ये क्या किया आपने उन्हें माफ कर दिया? जी बिल्कुल पूछा, बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमने तो बड़ी मेहनत की। बिल्कुल ऐसे और उनकी रिकवरी करवाई हमने, तो मैंने इस्तफसार किया उनसे कि यार ये आपने क्या किया मेरे भाई? आप तो कह रहे थे कि मैं इन्हें निशाने इबरत बनाऊंगा, मैं इन्हें जो है मैं इनके खिलाफ केस लड़ूंगा पूरा, और आपने उनको बयान दे के उनके हक में उनकी बेलें करवा दी। तो मुद्दई मुकदमा ने कहा जी कि वो देखें जी, मेरा एक तो मुलाजिम था ये, और दूसरा वो दोस्त अहबाब ने मुझे फोर्स किया, तो वो फिर इस वजह से मुझे जो है ना ये करना पड़ा है, तो मैं बड़ा मजबूर हो गया था हालात से। तो ये फिर अपनी जो उज़र हैं वो पेश करने शुरू कर देते हैं, मुझे इधर से मजबूरी थी, तो होना ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोगों के ऐसे मामलात में इस तरह हौसला शिकनी होती है पुलिस की। हौसला शिकनी पुलिस की होती है और मुल्ज़िमान की हौसले बुलंद होते हैं। मुल्ज़िमान के हौसले बुलंद होते हैं। आप देखें ना, ये जो इतनी बड़ी वारदात करके वो बाहर है, बिल्कुल वो कल को फिर वो किसी और के साथ करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये तो हमने छूट जाना है, ये कौन सा काम है, माफी तलाफी हो ही जानी है। तो इसी तरह ही फिर कत्लो गारत बढ़ती है। इस तरह वो अगर ये मुद्दई मुकदमा की जानिब से माफी ना दी जाती तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या सजा हो सकती थी? ज्यादा से ज्यादा उन्हें 7 साल 10 साल सजा हो जानी थी उन्हें। और उनको उनके किए की सजा मिलती तो फिर बेहतर था। बिल्कुल फिर बेहतर था। माशरे में फिर जब एक गुनाहगार को सजा मिलती है ना, तो वो माशरे के सामने एक मिसाल के तौर पर आता है कि ये इसने ये जुर्म किया था, इसको ये सजा मिली है, तो भाई ये काम नहीं करना चाहिए। अगर पकड़े जाओ, जुर्म साबित हो जाए तो फिर इस तरह सजा होगी। तो ये चीजें फिर ये हौसला शिकनी होती है ना। इस तरह आप अगर एक क्रिमिनल को माफ कर दें, उसके हक में आप बयान दे दें, तो ये तो फिर बड़ी गलत बात है। बहुत शुक्रिया माजिद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से ये डकैती की वारदात हुई। 50 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना डाकुओं ने लूट लिया। बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो कोई और नहीं बल्कि वही मुलाजिम जो इस सोने को लेकर अपने मालिक की दुकान पर जा रहा था धोबी घाट से, LOS के करीब उसने एक ड्रामा रचाया और अपने साथियों को बुलाया, जिसमें उसका कज़न और कज़न का दोस्त शामिल थे। वो आए और उससे उसका सोना उसी की मदद से लूट कर फरार हो गए, और जाते हुए इसने अपना मोबाइल फ़ोन भी उनको दे दिया। बाद पुलिस ने तो फौरी तौर पर उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। 100% उस सोने को भी रिकवर कर लिया गया। लेकिन मुद्दई मुकदमा की जानिब से अफसोसनाक बात यह है कि इन मुल्ज़मान को 2-3 रोज बाद ही, चंद रोज में ही माफ कर दिया गया, बयान दे दिया गया, जिसके बाद उनकी अब जमानतें हो चुकी हैं। तो हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं जो ऐसे मुल्ज़मान हैं जो खतरनाक डाकू डकैती की वारदातें करते हैं, उन लोगों को अगर आप इस तरह माफ करेंगे तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और आपको मजीद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके साथ साथ और लोगों को भी मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जहां पर पुलिस
आपके साथ ताउन करती है। आप भी आपको भी चाहिए कि आप भी अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करें और मुल्ज़मान को उनके किए की करार वाक़या सज़ा दिलवाएं, ताकि उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके, उन्हें मालूम हो कि उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा उन्हें ये भुगतना पड़ी है, जिसकी वजह से मुआशरे में सुधार पैदा होगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि लोग जो हैं वो अपना काम होने के बाद फौरी तौर पर इन ख़तरनाक मुल्ज़मान को माफ़ कर देते हैं, जैसा कि आपने इस केस में देखा। मज़ीद जो इस केस में हक़ाइक़ हैं उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, लिटन रोड के इलाका LOS के करीब दिन दिहाड़े एक डकैती की वारदात होती है। जब पुलिस उसकी तफ्तीश का आगाज़ करती है और मुल्ज़मान तक पहुंचती है तो वो बड़ी ही ड्रामाई डकैती की वारदात होती है। वही मुलाजिम जो सामान लेकर सोना 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सोना लेकर जा रहा होता है, वही इस डकैती की वारदात में मुलव्विस होता है। उसने अपने कज़न को और उसके दोस्त को अपने साथ मिलाकर ये वारदात करवाई होती है। पुलिस उन मुल्ज़मान तक कैसे पहुंचती, इस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन टीम मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने उन मुल्ज़मान की रैकी की, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, उनकी CCTV फुटेजेस भी हासिल करते रहे और ख़ास तौर पर उसके घर की भी निगरानी करते रहे, उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखते रहे। कैसे ये सब कुछ इन्होंने किया और कैसे मुल्ज़मान तक पहुँचे, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ जी भाई, की हाल चाल ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। अच्छा, कैसे ये वारदात को ट्रेस करने के लिए अहकामात मिले, क्या कुछ किया फिर? सर ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब ने एक खसूसी टीम बनाई थी, तो 4 बजे 15 पे कॉल मसूल हुई थी। हम जय वकुआ पे पहुँचे LOS। वहाँ पे जो मुलाजिम था जो सोना लेके जा रहा था, उसकी हरकत शुरू से मशकूक थी। ठीक है। तो हमने बैक ट्रैक पे भी CCTV फुटेज चेक की, फ्रंट पे भी गए समनाबाद की तरफ, फिर इसके घर तक हमने इसकी रखी किसी प्राइवेट CCTV कैमरा और सेफ सिटी की मदद से। तो इसकी हरकत जो हैं वो मशकूक पाई गई थी। ये अपने घर से शेराकोट बकर मंडी की तरफ बार बार मूव करता था। ठीक है। तो जहाँ से हमें मज़ीद शक हमारा पुख्ता हो गया इसके ऊपर, और जब कड़ी निगरानी की तो और इसके मोबाइल की लोकेशन भी बकर मंडी की आ रही थी। बकर मंडी की आ रही थी। अच्छा, उससे तो आपको यकीन हो गया कि कोई खराबी है, यही मुलव्विस है? जी, ये काफ़ी हद तक ना हमें शुरू 15 पे जब इसने कॉल की थी तो तभी से इसका किरदार मशकूक था। ठीक है। क्योंकि सड़क के बिल्कुल साइड पे जा रहा था ये। पुलिस कैसे पहचान लेती है इन जराइम पेशा लोगों को? क्या शक्ल पे लिखा होता है उनके? शक्ल पे तो नहीं, शक्ल से अगर आप देखते तो वो बड़ा मासूम था। अच्छा, शक्ल से मासूम ही था? बहुत मासूम था। मैं आता हूँ। वो इतना सड़क की बिल्कुल एक बंदे के पास 50 लाख अमाउंट की एक चीज़ है, वो बिल्कुल 15 से 20 किलोमीटर रफ्तार पे जा रहा है और बिल्कुल सड़क की दाईं जानिब पे जा रहा है। सही है। तो वो मशकूक हालात खुद ही पैदा कर रहा था। खुद ही पैदा कर रहा था, मतलब कि जैसे वो ही वारदात में वही मुलव्वस है और वही हुआ। फिर बाद में वही हुआ भी वही कि अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा करके, बड़ी प्लानिंग करके, तो पहले उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम यहाँ पे ये वारदात इस जगह पे सर अंजाम देंगे। सही है। अमीर साहब, आपने क्या कुछ देखा इस वारदात के हवाले से? जब ड्यूटी लगी, किस तरह से बताया गया, कैसे तफ्तीश करते रहे? तफ्तीश के दौरान जौन सा इंचार्ज साहब ने हमारी एक टीम बनवाई थी, जिसमें इंचार्ज साहब ने हमें डायरेक्शन दी कि आपने बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे जौन सा है ना इस केस को ट्रेस करना है। लिहाजा जब हम उसी डायरेक्शन पे केस की ट्रेसिंग के लिए बाहर आउट हुए हैं, हमने CCTV फुटेज वगैरह देखी है, और जब हमने खुद मुल्ज़म का इंटरव्यू वगैरह लिया कि भी किस तरीके से वारदात हुई है, तो उस टाइम वो थोड़ा परेशान, अपसेट सा हो गया और घबराने लग पड़ा कि यानी कि उसने ख़ुद जाहिर कर दिया कि ये खुद साख्ता जौन सा ये काम मैंने खुद किया है, जिसमें हमारा शक उस पर मज़ीद पक्का हो गया। फिर हमने जौन सा इसकी CDR वगैरह जो लोकेशनें वगैरह थी वो भी हमने मंगवाई, जो कि बकर मंडी की तरफ से आ रही थी। तो उसके बाद जौन सा हमने इनको यहाँ पे बुलवा के उसकी तफ्तीश की और उसे बाकायदा पूछा, तो ये था कि वो बग़ैर किसी
ज़्यादा जोर दब के जॉनसन वो मान गया था, फौरी मान गया कि भाई हाँ मैंने ये, फिर रिकवरी वगैरह भी सारी उसके की, बाद हमने ये रिकवरी वगैरह की। इस तरह से इन मुल्ज़मान के गैंग को बेनकाब किया गया। ना सिर्फ बेनकाब किया गया बल्कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल किया गया, पूरी रिकवरी करवाई गई और मालिक जो था उस सोने का उसके सुपुर्द कर दिया गया, जो ज्वेलर बताया जा रहा है सुहेल जिसका नाम है। और सुपुर्द करने के बाद उस मालिक ने फिर फौरी तौर पर इन मुल्ज़मान को माफ़ भी कर दिया है। तो हमारी गुजारिश ये है, इन जवानों के साथ बात करने का मकसद यही था कि ये किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं, किसी भी केस को लेकर पुलिस अपना काम करती है और जब वो मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लेती है, आपका नुकसान भी पूरा करवा देती है, फिर आप मुल्ज़मान को छोड़ देते हैं, तो ये आप सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। उनका हौसला बुलंद होता है और वो कई लोगों को मज़ीद टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में आपने देखा कि बड़ी होशियारी के साथ 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सोना जो है वो इन्होंने लूट लिया था, फिर इनसे रिकवर भी हुआ, इतराफ़े जुर्म भी किया, जेल चले गए और जेल जाने के बाद उन्होंने हो सकता है 7 साल या 10 साल तक सज़ा काटनी थी। तो इतने साल में काफ़ी लोग जो हैं वो सुधर भी जाते हैं। उन्होंने जहाँ पर सुधरना था चंद रोज़ में ही जो मुद्दई मुकदमा था उसने ना सिर्फ मुल्ज़मान को माफ़ किया बल्कि कई लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात भी पैदा कर दी। हो सकता है उनके हौसले बुलंद हो और मज़ीद लोगों को वो इस तरह निशाना बनाएं। इसमें कानूनी पहलू क्या है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान साबिक सदर लाहौर बार राना इंतज़ार साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये जो वारदात हुई है और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए और ये ड्रामाई वारदात तो एक अपनी जगह, लेकिन बाद अज़म मुद्दई मुकदमा की जानिब से उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया गया और उनकी ज़मानतें हो गई। इसका क्या लाएअमल है? क्या अदालत जो है उसके बिहाफ पर इन्हें सज़ा मिल सकती थी या पुलिस इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? तफसीलात है क्या, कानूनी राय जानते हैं राना इंतज़ार साहब की ज़ुबानी। राना साहब, ये जो केस हम लेकर चल रहे हैं जिससे रिपोर्ट किया है, ये एक ड्रामाई सी डकैती की वारदात है। मालिक और उसका वफादार मतलब एक मुलाजिम है जिसने 10 से 12 साल उनके यहाँ गुजारे, उनके साथ काम करता रहा, तभी तो उन्होंने 50 लाख मालियत से ज़ायद का सोना उसे लेकर आने की ड्यूटी लगाई हुई थी। रास्ते में वो वारदात करवा देता है और फिर वो मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं। बाद में इतराफ़े जुर्म करने के बाद पूरी रिकवरी भी हो जाती, फिर बदकिस्मती से 2 रोज़ बाद ही उन मुल्ज़मान की ज़मानतें हो जाती हैं। मुद्दई मुकदमा जो है वो उनको माफ़ कर देता है या उनके हक़ में बयानात दे देता है। तो क्या देखते हैं आप इस हवाले से, ये कानून में कहाँ पर कोई गुंजाइश है या कोई कमी है, क्या है ये? देखिए, एक तो जो हमारा लॉ है और उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है, उसके बाद पुलिस है, उसके बाद मल्टी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से सारा ये हमें किसी एक को हम नहीं कह सकते कि ये गलत है। एक तो ये कि अगर कोई कंप्लेनेंट बेचारा है तो वो उसको भी पूरे ट्रायल से गुजरना पड़ता है। वो एक लामतना ही सिलसिला है कि पहले एविडेंसेस देनी है, फिर वो अदालतों के चक्कर लगाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो वकीला की फीसेस देनी है, उसके बाद ये कि कई सालों के बाद फिर जाकर वो चीज़ें जो है, तो वो प्रोसेस इजी नहीं है। ठीक, मुश्किल है, फिर दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल, ये बड़ा खतरा होता तो है। उसकी वजह ये कि हर बंदा बिजी है, खासतौर पे कारोबारी आदमी फिर इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, और मैं खुद कहता हूँ कि कारोबारी आदमी को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सही है, ठीक है, क्योंकि अनएंडिंग प्रोसेस है एक, ठीक, सही है, और ऑपरेसिव वर्क है। ठीक, तो अब रही बात लॉ की कि क्या होना चाहिए, ये तो प्रैक्टिकल बात हमने कर ली ना। बिल्कुल ऐसे लॉ इसमें बिल्कुल ठीक है, लॉ गलत नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है डकैती, क्योंकि दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। सही, अगर आप कंप्रोमाइज कर भी जाते हैं फिर भी अदालत जो है अदालत की मर्जी है कि वो छोड़ती है या उसको कहती है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं, इसको सजा होगी। सही, इतराफ़े जुर्म के बाद। अब क्योंकि केस के कंप्लीट फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, अब अगर हम दूसरी तरफ देख लेते हैं कि अगर मुद्दई मुकदमा आके क्या देता है कि ये मेरा मुल्ज़म ही नहीं है,
तो फिर सही। तो कंपाउंडेबल से भी बाहर चला जाता है। बिल्कुल खत्म जब हो वो मुलजम ही नहीं है तो फिर बात जो सारी है वो खत्म हो बिल्कुल जाती है। ऐसे ही। ठीक, तो इस तरह के वाकयात रोज होते हैं, मगर चलें ये एक तो वाकया हो गया, मगर जो डकैती और बाकी मामलात में वहाँ लोग डरते हुए अक्सर गवाहियां ही नहीं देते। फिर वो बात ये अगर मुद्दई शुरू भी हो जाता है, गवाहों को ले जाके अरेंज करना, उनकी मिन्नतें करना, काम छुड़वाना, सही। वो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसकी ठीक है। वजह से फिर ये कि पुलिस को पैसे देना, उसके बगैर भी चीजें नहीं चलती, चालान सबमिट करना, फिर वो हर बंदा जान छुड़ा रहा होता है। तो दिस इज द इजी वे कि वो कहता है कि मेरा दूसरा एक और चीज है। नॉर्मली यही होता है कि जब किसी की रिकवरी या कोई चीजें हो जाती है, वो कहता है यार मैंने क्या करना, छोड़ा इन चीजों। ठीक है राना साहब, इससे मुल्जमान की हौसला अफजाई नहीं होती और जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, इसी तरह हर जगह पर लोग भी एक तरह के नहीं होते, कुछ लोग मेहनत से काम करते हैं। ये 2 रोज बाद ही उन्होंने सारी रिकवरी करवा दी और 3-4 रोज बाद उनकी जमानत भी हो गई। क्या वो मजीद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? अब उनकी हौसला अफजाई हो गई है कि इतना बड़ा काम किया, डकैती का पर्चा हुआ और बाहर आ गए। सलमान भाई, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये काम करने वाला पार्लियामेंट का, सही। जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, उसका काम है। उसमें इन मामलों पे कितनी की डिबेट होती है आप मुझे बता दें। वहाँ जो डिबेट्स होती हैं वो आपको पता ही है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही। तो उनका काम है लेजिस्लेशन करना कि मुल्क में ये मामलात हो रहे हैं, इनको कैसे बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे जो है उनको इनकरेजमेंट मिलती है, चीज़ें होती हैं, मगर बात ये है कि इस तरह के लॉज और चीज़ों को हमें आगे ला के इस पे जो है बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, ताकि मैं तो इससे भी आगे कहता होता हूँ कि चाहे सजा कम कर दें, मगर जो मुजरिम है उसको सजा दें, जरूर होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, चाहे 1 दिन की हो 2 दिन की, क्योंकि इन चीजों का डर ही जो है वो आप में खौफ पैदा करता है और चीजें करता है। और जब मुलजिम या मुजरिम को पता चल जाए ना कि मैंने छूट जाना है, छूट जाना, फिर वो नहीं बाज आता। तो ठीक है, वो कारोबारी लोग हैं चाहे, लेकिन अब जैसे वो 12 साल से उसके पास मुलाजिम था, उसके साथ इतना बड़ा उसने धोखा किया बल्कि डकैती करवा दी खुद ही अपने दोस्त मैनेज करके। और जैसे वो शरीफ आदमी है, जाहिर सी बात है नहीं पढ़ना चाहता इन चक्करों में, लेकिन अब उसकी भी जान को मैं समझता हूँ, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर भी है, क्राइम रिपोर्टर कि उनको पता लग गया कि ये शख्स जो है वो तो डरता है या घबरा जाता है या किसी की बात मान लेता है, तो वो इससे मजीद बड़ा नुकसान भी नहीं सलमान भाई, इतना भी नहीं होता। देखें, एक चीज रिपोर्ट हो गई है और वो अदालत में भी आ गई है, सबको पता चल गया, आज के बाद इसको कोई भी नुकसान होता तो डेफिनेटली नहीं बचाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपके यहाँ पार्ट सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं है कि वो इस तरह से नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं आपको एक से फिर बताऊँ, इनसे बचने का तरीका जो है कि आप ट्रस्ट ना करें। अब ये जो मोबिलाइजेशन जो 50 लाख की है वो आप खुद कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अपनी जेर निगरानी कर लें, या अगर मुलाजमीन के जरिए भी करनी है तो 5-5 करके कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप क्योंकि अब हम कंट्री ऐसे में रह रहे हैं, चीजें ऐसी हैं कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी ना दें। ठीक है, दुरुस्त बात है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो चीजें जो है कंट्रोल में रहेंगी। जितना मर्जी क्लोज मुलाजिम हो, उसको नहीं आप भेद होना चाहिए कि आप क्या है, वो चाहे हो भी उसको, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी ना दें। ठीक है, मुलाजमीन को पता होता है कि नॉर्मली क्या कमा रहे हैं, असेस में नहीं होना चाहिए, उन्हें एक्सेसिबल ना हो चीजें, जो है आपके कंट्रोल में हो चीजें, कंट्रोल में हो चीजें। अब जैसे आप कह रहे थे कि पार्लियामेंट को चाहिए कि कोई तरमीम की जाए कवानीन में, तो किस तरह का कोई उनके लिए मैसेज कि कैसे तरमीम होनी चाहिए? देखिए सलमान भाई, इस चीजों पे मैं कह रहा हूँ, आप तो एक इशू की बात कर रहे हैं ना, हमारे लॉज 18वीं सेंचुरी के, आजकल देखें 2025 है। ठीक है, हर चीज पे डिबेट होनी चाहिए, ये जो आप और मैं कर रहे हैं असेंबली के अंदर, हर बात पर, नॉर्मल बात, हर लॉ की बात पर, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन काम लेजिस्लेशन है। सही है, कि मुल्क में चीजों में बेहतरी कैसे लाई जाए, अगर सिग्नल वायलेशन ज्यादा हो रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, कौन सी ऐसी मामलात को आगे बेहतर लाया जाए। अब जिस तरह मैंने वो पीछे एक दफा पढ़ा था कि यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉलर की प्राइजेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस पर फिर रिसर्च शुरू की कि हमारे आइडियल बच्चों के फुटबॉलर्स बन रहे हैं। सही, तो इस कम से कम इस पे बातचीत तो शुरू करें ना। जब आप इन चीजों में बातचीत शुरू करेंगे तो चीजें आगे की तरफ चलेंगी, क्योंकि हम तो वहाँ पार्लियामेंट में बस अपनी पॉलिटिसाइज चीजों पे करते रहते हैं, जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। जिस तरह ये है कि देखें, अब फॉर्जरी मुख्तलिफ चीजों में होती थी, आप कंप्यूटराइज करके, बायोमेट्रिक करके इन चीजों में आप कमी ला सकते हैं, ला भी रहे हैं। तो इस तरह के मामलात को हमें अब इमीडिएट ये कि चीजों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि
ये जो लॉज हैं उनके अमेंडमेंट्स और चीज़ें भी उसके मुताबिक। पुलिस अपना किरदार ठीक निभा रही है, जैसे आप कहते हैं कि पुलिस को भी मिलना पड़ता है, फिर अदालतों में जाना पड़ता है, एक मुश्किल मरहला है, तो ये एक मुद्दई मुकदमा के लिए इसे आसान किस तरह से किया जा सकता है राना साहब? जिस दिन आपकी पुलिस ठीक हो गई ना, सही, और रेवेन्यू वाले ठीक हो गए, 80% लिटिगेशन सुबह खत्म हो जाए। अच्छा, वो किस तरह से की जाएगी? बात ये है कि क्या हर तरीका चीज की क्रिएशन अब लाहौर, अब जो पुलिस है आपकी, आपको भी पता रिकवरी सेंटर बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मामला जो वहाँ पे हैं, तो उसके बाद ये है कि जो रेवेन्यू वाले हैं वहाँ पे वो फॉर्जरी करते हैं, तो 2-4 मालिक बना देते हैं, वहाँ से नई लिटिगेशन शुरू देती है। LDA में चले जाएं, कहेगी फाइलें मनी होती हैं। इसके मुकाबले में आप दूसरे इदारों में चले जाएं, लाहौर के कोई और इदारे भी हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ लिटिगेशन नहीं है। जो सिविल लिटिगेशन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल लिटिगेशन। तो फिर हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर हमें रिसर्च वर्क करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, इस पर हमें जो है इस पर गौर करना चाहिए कि चीज़ों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि पुलिस ने इस खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार करके कहफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दई मुकदमा ने 2 रोज बाद ही इन मुल्जमान के खिलाफ जो बयान दिया था उससे मुनहरफ हो गया और अदालत ने उनकी जमानत भी मंजूर कर ली, जिससे पुलिस की हौसला शिकनी हुई और इन मुल्जमान की हौसला अफजाई, जिससे मजीद लोगों को ये बाआसानी टारगेट कर सकते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि जब पुलिस अपना काम ईमानदारी के साथ करे तो मुद्दई हजरात भी साबित कदम रहें और इन मुल्जमान को इनके किए की करार वाक़या सजा दिलवाई जाए, ताकि आगे मजीद लोग ऐसे नुकसानात से बच सकें। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।